एसएससी सीएचएसएल जीके जीएस प्रिपरेशन में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल पॉलिटी पीवाईक्यू। तो पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में, वो हम लोग देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू, आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन दैट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो यहां आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, थोड़ा समझ लो, ठीक है। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ोगे ना तो बहुत सारे आर्टिकल्स उसमें है। तो आर्टिकल पढ़ोगे तो एग्जांपल के लिए आप जब आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 पढ़ोगे तो वहां पे आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। आप आर्टिकल 315 पढ़ोगे तो वहां पे आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। मतलब क्या है कि कुछ हमारे ऐसे कुछ बॉडीज है जिनके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में बताया गया है, उन बॉडीज के बारे में, ठीक है। तो उनको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उनको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन इसी तरह फाइनेंस कमीशन का भी है। लेकिन आप देखोगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका कहीं पे कोई मेंशन नहीं है, कहीं कोई जिक्र नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कितने हैं? तो अभी अगर आप देखोगे तो लगभग 20 है, ठीक है, 20 है। तो 20 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो, आप लोगों ने सुना होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल, है ना, अटॉर्नी जनरल सुना होगा, एडवोकेट जनरल सुना होगा। फिर उसके बाद में आप लोगों ने जरूर कैग क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये सब जो सुना होगा, इन सब के बारे में क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो इन सब को हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो याद रखना है 20 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारे इंडिया में कुछ ऐसे बॉडीज होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो जिसका नामो निशान नहीं है, लेकिन उन बॉडीज को हम लोग बनाते हैं कोई लॉ बना करके। मतलब क्या है, मान लो एक्स नाम का कोई बॉडी है, ठीक है, कुछ काम करता है ये, और इसको बनाने के लिए हमारे पार्लियामेंट में कोई लॉ पास किया गया, कोई कानून बनाया गया। तो किसी लॉ को बना करके, कानून को बना करके अगर कोई बॉडी बनाया जाता है, तो वैसे टाइप के बॉडी को क्या बोलते हैं? स्टेचुरी बॉडी। स्टेचुरी बॉडी याद रखना है, क्या बोलेंगे? स्टेचुरी बॉडी। तो स्टेचुरी बॉडी क्या होता है, समझ में आ रहा है? एक और बॉडी याद रखो, एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी, अब एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होता है समझो। गवर्नमेंट को काम करने के लिए कभी फील होता है कि हमें कोई एक बॉडी बनाना चाहिए। देखो यहाँ पे बॉडी का मतलब ना वो बॉडी बिल्डिंग वाला बॉडी नहीं है। यहाँ का बॉडी का मतलब है कि बेसिकली कुछ एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप, कुछ लोगों का ग्रुप जो एक खास तरीके का काम करता हो। तो हमारे गवर्नमेंट को लगता है, मान लो कि उनको कुछ काम करना है, उसके लिए एक ग्रुप होना चाहिए, है ना। आप लोग भी बहुत सारा ग्रुप बनाते होंगे ना स्टडी रिलेटेड, तो वैसे एक ग्रुप बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, ऐसा गवर्नमेंट को फील होता है। लेकिन वो ग्रुप बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में उस ग्रुप का नाम कहीं नहीं है। उस ग्रुप को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कोई लॉ, कोई कानून वो भी नहीं बनाया, बस गवर्नमेंट ने ग्रुप बना दिया और वो ग्रुप के थ्रू गवर्नमेंट काम कर रही है। तो वैसे ग्रुप को बोलेंगे, वैसी बॉडी को बोलेंगे एग्जीक्यूटिव बॉडी। क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जांपल के लिए नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following described the Indian Constitution as quasi फेडरल? तो किसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल डिस्क्राइब किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, के.सी. वेरे। अब ये क्वासी फेडरल मतलब होता क्या है, पहले अब इसको समझो। क्वासी का मतलब होता है नॉट कंप्लीट, पूरा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन पूरा तैयारी आपका नहीं है, तो क्या बोलोगे? आपकी तैयारी कैसे है? क्वासी है, पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है। अब फेडरल, ठीक है। अब ये क्वासी फेडरल मिलके क्या बनता है, कॉन्सेप्ट में आपको समझाता हूं। देखो, आपको पता है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तरह तरह के लॉ बनाती है अलग अलग टॉपिक पे। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है, जो राज्य सरकार जो है वो भी लॉ बनाती है, कानून बनाती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना क्या किया गया है कि एक लिस्ट दिया गया है। उस लिस्ट में लिखा हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक में स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार कौन कौन से टॉपिक पे जो है वो कानून बनाएगी। उस लिस्ट को बोलते हैं क्या? स्टेट लिस्ट, है ना, स्टेट लिस्ट बोलेंगे। ये लिस्ट में जो भी टॉपिक है, इन टॉपिक पे कानून बनाने का काम राज्य सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। इसी तरीके से एक और लिस्ट दिया गया है, उन लिस्ट में जो भी टॉपिक है, उन टॉपिक के ऊपर में जो भी कानून बनाना है, लॉ बनाना है, वो काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एक हो गया स्टेट लिस्ट, स्टेट उस पर कानून बनाती है। एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट वाली यूनियन लिस्ट। और एक और लिस्ट होता है जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून बनाती है।
लेकिन आप देखोगे ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप रीड करोगे, समझोगे, तो आप क्लियरली ये देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपेयर में सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपेयर में स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर है वो काफी कम है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर काफी ज्यादा है, स्टेट गवर्नमेंट का पावर काफी कम है। तो इसीलिए हमारे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन जो बोला गया है क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल क्यों ऐसा? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। ठीक है। अगर कोई ऐसा कंट्री है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में प्रॉपर इक्वल पावर है, तो वैसे केस को हम लोग बोलेंगे फेडरल। ठीक है, फेडरल। नेक्स्ट, a minister who for any period of dash is not a member of either of house parliament shall be expiration of that period cause to be ceases to be a minister। मतलब क्या है कि अगर आप मिनिस्टर हो, अगर आप मिनिस्टर हो तो आपको क्या होना पड़ेगा? मान लो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप हो एमपी, मिनिस्टर हो। ठीक है, आप एक मिनिस्टर हो, है ना। मान लो आप क्या मिनिस्टर हो? आप मान लो है फॉरेन मिनिस्टर हो, फॉर एग्जांपल विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री होने के लिए सबसे पहले तो आपको पार्लियामेंट का मेंबर होना पड़ेगा। आपको पार्लियामेंट का एमपी होना पड़ेगा, एमपी पार्लियामेंट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कल के डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट को मन करता है कि वो क्या करे, वो आपको बना दे विदेश मंत्री, आपको बना दे फॉरेन मिनिस्ट्री। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? आंसर इज यस, कर सकती है, लेकिन एक कंडीशन है। कल के डेट में हो सकता है वो आपको मिनिस्टर बना दे, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आपको एमपी बनना पड़ेगा। आपको एमपी बनना पड़ेगा, चाहे आप लोकसभा से एमपी बनो या फिर राज्यसभा से एमपी बनो, है ना, लेकिन आपको एमपी बनना होगा, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे आज के डेट में, प्रेजेंट डे में आप देखोगे हमारे जो विदेश मंत्री है ना, जयशंकर। ठीक है, तो जो जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री है, ये क्या इलेक्शन जीत के आए हैं? नहीं, इनको, ये तो एक डिप्लोमेट थे, इनको विदेश मंत्री बनाया गया। अब बाद में क्या किया गया, 6 महीने के अंदर अंदर इनको राज्यसभा से एमपी बना दिया गया। ठीक है, तब जाकर के अभी हमारे ये विदेश मंत्री काम कर रहे हैं। तो मंत्री बनने के लिए आपको एमपी बनना पड़ेगा, है ना, लेकिन 6 महीने का कंडीशन लेकिन हमारे हाथ में है। ठीक है, 6 महीने का कंडीशन जो है हमारे हाथ में है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स इज अ चैलेंज टू द लीगलिटी ऑफ अ प्रिजनर्स डिटेंशन। तो पहले तो रिट क्या होता है, और ये क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूं, तो क्वेश्चन का आंसर है क्या? हैबियस कॉर्पस। अब मतलब समझो, 5 तरीके का रिट होता है, 5 तरीके के रिट होते हैं। रिट मतलब एक तरह का ऑर्डर। ये कौन जारी करता है ऑर्डर? तो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है या फिर हाई कोर्ट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ये रिट जारी कर सकता है। 5 तरीके की रिट होती है, ऑर्डर होता है। तो उसमें से एक है हबीबस कॉर्पस। हबीबस कॉर्पस क्या है? अगर किसी भी पर्सन को, अगर आपको पकड़ के कहीं पे बंद कर दिया जाता है, कौन बंद करेगा? हो सकता है कोई प्राइवेट आदमी कर दे, कोई भी आपके गली मोहल्ले का कोई पर्सन आपको पकड़ के बंद कर दे कहीं पे, या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट आपको पकड़ के बंद कर दे, पुलिस आपको पकड़ के बंद कर दे। और ये जो बंद करने का काम जो है, ये अनलॉफुल तरीके से किया गया है। आपको पकड़ के कहीं पे बंद कर दिया, मान लो पुलिस ने आपको पकड़ा, जेल में बंद कर दिया, लेकिन वो लॉफुल तरीके से नहीं, अनलॉफुल तरीके से आपको बंद कर दिया। तो वैसे केस में जो कोर्ट जो है, यानी कि वैसे केस में आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है ना, आपका जो फंडामेंटल राइट जो है वो क्या हो रहा है, वो वायलेट हो रहा है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या है, ऑर्डर जारी करेगा, रिट जारी करेगा। कौन सा? हबीबस कॉर्पस। इसमें ये बोलेगा कि जिसको आपने पकड़ के लाया है उसको मेरे सामने हाजिर करो, आप उसका बॉडी को मेरे सामने जो है प्रेजेंट करो। ठीक है, तो ये होता है हबीबस कॉर्पस। समझ में आ रहा है हबीबस कॉर्पस क्या होता है? इसके अलावा बाकी जो दूसरे जो यहाँ पे देख रहे हो ना, मैंडेमुस, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन, ये भी क्या है? ये भी रिट है। किस तरीके की रिट है, थोड़ा बात कर लेते हैं। मैंडेमुस में आपका क्या होगा कि मान लो कोई पब्लिक ऑफिशियल है, कोई पब्लिक ऑफिशियल या कोई पब्लिक बॉडी है, मान लो गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है, सरकारी बाबू, या फिर गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है, वो कोई अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है ना, वो कोई अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए इलेक्शन कमीशन मान लो अपना सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ। या फिर हो सकता है मान लो जो कोई दूसरा गवर्नमेंट ऑफिस जो है वो अपना सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। वैसे केस में कोर्ट क्या करेगा, एक ऑर्डर जारी करेगा कि आप अपना काम सही तरीके से करो, तो उस ऑर्डर को बोलते हैं मैंडेमुस। मतलब इसमें जो कोर्ट जो है वो ऑर्डर करेगा, किसको याद रखना, कोर्ट जब मैं बोल रहा हूं तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, और दूसरे कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वो ऑर्डर जारी करेगा कि आप अपना काम सही तरीके से करो। ठीक है, तो मैंडेमुस समझ में आ रहा है। क्यों वारंटो क्या है कि मान लो कल के डेट में कोई एक आदमी क्या बन गया, हमारा कंट्री का अटॉर्नी जनरल बन गया, अटॉर्नी जनरल बन गया, हमारे कंट्री का अटॉर्नी जनरल बन गया। अटॉर्नी जनरल का आपको मेंशन मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में,
मिलेगा। तो अटॉर्नी जनरल बन गया, लेकिन ये जो पर्सन अटॉर्नी जनरल बना है ना, ये इलीगल तरीके से बना है, गलत तरीके से ये अटॉर्नी जनरल बना है। मतलब कोई एक्स नाम का आदमी वो क्लेम कर रहा है कि मैं हूं अटॉर्नी जनरल, लेकिन इसका जो क्लेम है ना, वो मान लो गलत तरीके से वो अटॉर्नी जनरल बना है, कुछ उसने गड़बड़ी की है, कुछ गड़बड़ किया है, इसके हिसाब से उसने वो अटॉर्नी जनरल बना है, मान लो। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्यो वारंटो जारी करेगा, क्यो वारंटो रिट जारी करेगा, जिसमें वो ये चेक करेगा कि जो पर्सन क्लेम कर रहा है, कोई भी पर्सन जब क्लेम कर रहा है ना किसी पब्लिक ऑफिस को, तो उसका क्लेम सही है कि गलत है, इसको चेक किया जाता है इसके थ्रू। ठीक है। अब प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिशन में होता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी को, प्रोहिबिशन वर्ड का मतलब ही तो मना करना ना, तो कोर्ट किसी को मना करता है ना, किसको मना करेगा? तो कोर्ट मान लो अपने से छोटे वाले कोर्ट को मना करेगा कि आप ये वाला काम मत करो, ठीक है, आप ये जो वर्क कर रहे हो, ये जो जुडिक्शन कर रहे हो, ये मत करो, ऐसा एक ऑर्डर जारी करेगा, उसको बोलेंगे प्रोहिबिशन। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसके अच्छा, तो यहां पे हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। Who has the right to appoint an inter-state council to promote सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कॉपरेशन? देखो, आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में मान लो कोई दूसरा पार्टी है, स्टेट गवर्नमेंट में मान लो कोई दूसरा पार्टी है, और आप टीवी पे देखते रहोगे उसके नेता उसको बोल रहे हैं, उसके नेता उसको बोल रहे हैं, है ना, ये सब चलता रहता है। तो ये तो बाहर की दुनिया के लिए है, लेकिन अंदर में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को तो मिलकर काम करना पड़ेगा ना। तो इस मिलकर काम करने के लिए एक काउंसिल बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं इंटर स्टेट काउंसिल, और ये बनाने का काम करता है कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ये बनता है, और वहां पे बैठ करके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोग मिलके, क्योंकि देखो कंट्री को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर काम करना पड़ेगा, है ना। तो ये मिलके आपस में डिसाइड करते हैं और फिर ये सारा काम होता है। तो ये करने का काम करता है कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में मैं बताऊं तो आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में सबसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो है वो किनका है? तो वो प्रेसिडेंट का है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है मैं बताऊं अगर एक बार, तो यहाँ पे इलेक्शन समझा देता हूं। देखो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, तो याद रखना ये बहुत बार पूछा आता है। तो लोकसभा के एमपी, लोकसभा के जो मेंबर जो होते हैं वो, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो, एमपी जो होते हैं वो, याद रखना लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में दो, लोकसभा में बहुत लोग तो क्या इलेक्ट होके आते हैं ना, तो लोकसभा में एमपी इलेक्ट होके आते हैं, लेकिन दो एंग्लो इंडियन भी तो होते हैं जिनका सिस्टम हाल फिलहाल में हटाया गया है, तो इनको क्या बोलेंगे? नॉमिनेटेड। इसी तरीके से राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है ना, मतलब राज्यसभा में आपके इलेक्टेड लोग भी मिलेंगे और नॉमिनेटेड भी मिलेंगे। नॉमिनेटेड कितने होते हैं? 12। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो ये नॉमिनेटेड वाले जो है ना, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्टेड वाले। तो कौन, कहां के इलेक्टेड वाले? लोकसभा के इलेक्टेड वाले, राज्यसभा के इलेक्टेड वाले। सिर्फ इतना नहीं, जो हमारे स्टेट का है ना, जो हमारा विधानसभा जो होता है ना, जो हमारा विधानसभा होता है वहां पे भी जो मेंबर होते हैं, याद रखना इलेक्टेड वाले, नॉमिनेटेड नहीं, जो इलेक्टेड होते हैं स्टेट असेंबली के, तो वहां के लोग जो है, जो एमएलए जिनको बोलते हैं, वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, चाहे स्टेट हो। और यूटी में आपको पता है कि दिल्ली एंड पुडुचेरी में भी आपको मिलेगा विधानसभा, तो दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो विधानसभा के जो एमएलए जो होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड वाले, तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखोगे ना तो बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड है, तो अलग अलग पार्ट है। सबसे पहले पार्ट 1 में देखोगे आपको मिलेगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इंडिया कहां तक है, इंडिया की बाउंड्री कहां तक है, ये सब चीजें डिफाइंड है। ठीक है, तो इंडिया और इसकी टेरिटरी जो है वो डिफाइंड है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में देखोगे तो पार्ट 2 में आपको क्या मिलेगा? तो पार्ट 1 आपको ना आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक मिलेगा, याद रखना आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक पार्ट 1 है। फिर पार्ट 2 में आपको मिलेगा क्या? सिटीजनशिप के बारे में, सिटीजनशिप कौन है इंडियन, कैसे अगर आप इंडियन बनना चाहते हो तो उसका क्या सिस्टम है, नहीं है, सारा सिटीजनशिप का मैटर जो है वो पार्ट 2 में है। तो सिटीजनशिप जो है ये कहां है? पार्ट 2 में है, याद रखना। और आर्टिकल अगर मैं बोलूं तो आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजन का मैटर है। पार्ट 3 में क्या है? तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट आपकी पार्ट 3 में है। ठीक है, तो पार्ट 3 ही पूछ रहे थे ना, तो फंडामेंटल राइट। और ये आपका कहां से मिलेगा? तो आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक मिलेगा। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आर्टिकल पूछे जाता है, तो आर्टिकल याद रखना है। तो आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 35 तक जो है वो फंडामेंटल राइट मिलेगा पार्ट 3 में। इसके बाद पार्ट 4, पार्ट 4 में मिलेगा आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ये आपको कहां से मिलेगा? तो 36 से 51 तक, 36 से 51 तक। और फंडामेंटल ड्यूटी भी आपको पार्ट 4 में ही मिलेगा।
और आर्टिकल कौन सा है? 51A। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज कब है? आर्टिकल 51A। देखो एक चीज मैं बताओ, किसी भी आर्टिकल को अगर आप देखते हो ना, मान लो जैसे मैंने आर्टिकल अभी क्या लिखा 51A, किसी भी आर्टिकल के बगल में अगर आप देखते हो ना ABCD ये सब कुछ लिखा रहता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आर्टिकल जो है 51A आर्टिकल जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जब फर्स्ट टाइम संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, उस टाइम में वो चीज प्रेजेंट नहीं था। तो फंडामेंटल राइट कहाँ है? 51A ना। इससे क्या पता चलता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो उस समय प्रेजेंट नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटी को बाद में जोड़ा गया। ठीक है, बाद में जोड़ा गया, क्योंकि यहां देख रहे हो, ए देख रहे हो, ठीक है, बाद में जोड़ा गया। कौन से? तो आप देखोगे 44th अमेंडमेंट वगैरह जो है ना, ये सब करके जो है हम लोग देखेंगे, जो है इसको बाद में जोड़ेंगे। ठीक है, अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाऊंगा 42nd अमेंडमेंट क्या है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम। तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया की वन ऑफ द सबसे बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे ज्यादा बल्कि, बहुत कुछ है इसमें, है ना, सबसे ज्यादा रिटर्न है, बल्कि है। तो आप देखोगे हमने दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से भी काफी कुछ सीखा है। जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से भी काफी कुछ सीखा है। तो ये जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने यूनाइटेड किंगडम, है ना, यूके से लिया है, अंग्रेजों से लिया है। जर्मनी, हमारे कंट्री में आपको पता है ना इमरजेंसी भी डिक्लेयर होती है ना, अगर अगर कुछ दरकार पड़ा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट नेसेसरी आ गई, तो आप इमरजेंसी डिक्लेयर होता है हमारे कंट्री में। कौन सा आर्टिकल है इमरजेंसी के लिए? आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। तो ये जो इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने जर्मनी के कॉन्सेप्ट, जर्मनी से लिया है। फ्रांस से हमने क्या लिया है वो आप देखते हो ना, रिपब्लिक वगैरह जो है वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो रिपब्लिक की जो आइडिया जो है ये हमने फ्रांस से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इमर्ज एज अ सेपरेट स्टेट इन 1963? तो 1963 में इनमें से कौन सा स्टेट बना? आंसर है नागालैंड। देखो हुआ क्या, सबसे पहले ना लैंग्वेज के बेसिस पे, याद रखो, इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ तो 1953 में लैंग्वेज के बेसिस पे आंध्र प्रदेश बना, लैंग्वेज के बेसिस पे। तो पहला स्टेट आंध्र प्रदेश है जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे बना, भाषा के आधार पे बना। तो जब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे बन गया, लैंग्वेज के बेसिस पे बन गया, तो बाकी बहुत सारे दूसरे जगह से भी लोग डिमांड करने लगे कि हमें भी लैंग्वेज के हिसाब से अपना अपना स्टेट चाहिए। तो इस चीज को देखते हुए 1956 में एक कमीशन बनाया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, है ना, कि किस तरीके से नए नए स्टेट को बनाया जाए इंडिया में। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया 1956 में। और इसके हिसाब से इंडिया में देखेंगे कि 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए। कब? 1956 में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी जो है वो बनाए जाएंगे। ठीक है, 14 राज्य बनाएंगे और 6 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। लेकिन अभी भी मैटर सॉल्व नहीं हुआ, और कुछ दूसरे एरिया डिमांड करने लगे कि हमको भी स्टेट चाहिए, हमें भी स्टेट चाहिए। फिर तो हम लोग देखेंगे 1960 में जाकर देखेंगे कि नागालैंड बन जाएगा। मैटर अभी भी शांत नहीं होगा। ठीक है, तो 1960 में नागालैंड बन जाएगा। 1963 फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे 1966। 1963 में हम लोग देखेंगे कि आपकी जो बॉम्बे स्टेट जो है, बॉम्बे स्टेट को डिवाइड करके हम लोग आगे जाके देखेंगे कि वहां से बॉम्बे स्टेट को डिवाइड करके एक बनेगा महाराष्ट्र, एक बनेगा गुजरात। तो बॉम्बे स्टेट को डिवाइड करके महाराष्ट्र एंड गुजरात बना दिया जाएगा। फिर आपका जो पंजाब स्टेट है, पंजाब में से बनाया जाएगा हरियाणा, हिमाचल। ठीक है, तो पंजाब स्टेट जो है उसमें से हरियाणा और हिमाचल बना दिया जाएगा। फिर 1972, मैं थोड़ी रेज कर दूं इसको। फिर 1972 में क्या होगा, याद रखो ये सारा पूछा गया एग्जाम में। 1972 में क्या होगा? 1972 में मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय 1972 में बनाया जाएगा। मैटर और आगे बढ़ेगा। फिर हम लोग देखेंगे 1987 में, डेट याद रखो, डेट पूछा जा रहा है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में, या फिर एसएससी के दूसरे जो एमटीएस या एसएससी सीजीएल एग्जाम होती है, इन सब में ये सब पूछा जा रहा है ना। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2023, एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। 1987 में क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, जो कि पहले से यूनियन टेरिटरी था, उसको अब स्टेट बना दिया जाएगा 1987 में। तो 1987 में अरुणाचल प्रदेश और गोवा को यूटी से बना दिया जाएगा स्टेट। और आगे बढ़ेंगे तो 2000 में क्या किया जाएगा? यूपी से काट करके एक उत्तराखंड स्टेट बनेगा, बिहार से काट करके एक झारखंड स्टेट बनेगा,
और मध्य प्रदेश से काट करके एक छत्तीसगढ़ स्टेट बनेगा। कब? ये 2000 वाले ईयर में। यूपी से एक छोटा सा पोर्शन को काट करके उत्तराखंड बनाए जाएंगे, बीजेपी से काट करके झारखंड बनेगा, एमपी से काट करके क्या बनेगा? छत्तीसगढ़। और 2014 में आपके देखोगे आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना स्टेट बनाया जाएगा। तो सबसे नया जो स्टेट है ना वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना 2014 में, 2014 में। तो ये सब कुछ याद रखना है, पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में बहुत बार। नेक्स्ट देख लो, a candidate seeking election as vice president is required to make security deposit of। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है, उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको सबसे पहले जमा करने होंगे 15,000 रुपए एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, तो कितना जमा करना पड़ता है? 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज। वाइस प्रेसिडेंट पता है कि वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? तो हमारे प्रेसिडेंट के बाद जो सेकंड नंबर का हाईएस्ट पोस्ट है हमारे कंट्री में, वो है वाइस प्रेसिडेंट का। कल के डेट में किसी कारण से प्रेसिडेंट अगर अवेलेबल नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का काम करता है। प्रेसिडेंट किसी कारण से अगर अवेलेबल नहीं है, उसकी ऑफिस अगर खाली है, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा? जो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का काम करेगा, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने के लिए कर सकता है, क्योंकि उसके बीच में इलेक्शन करवा लेना है प्रेसिडेंट का। ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? तो जो राज्यसभा, जो आपकी राज्यसभा जो है, राज्यसभा का एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, राज्यसभा का जो सभापति जो होता है वो कौन होता है? वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा का सभापति वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको पता है अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अगर पता है तो बताओ कमेंट करके। ठीक है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? क्योंकि एसएससी सीएचएसएल में इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखा मैंने। According to the Constitution of India, a judge of Supreme Court cannot be removed from the office except by an order of। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो आप उसको कैसे? देखो, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने का, जो चीफ जस्टिस जो है उसको अपॉइंट करने का काम करता है प्रेसिडेंट। अब फिर बाद में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजों के साथ डिस्कस करके चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता है। अब फिर चीफ जस्टिस के साथ डिस्कस करके, कोलेजियम सिस्टम है, कोलेजियम सिस्टम बोलते हैं, तो कोलेजियम सिस्टम के थ्रू क्या होता है? बाकी जो दूसरे जज जो है उसका अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन यहां पूछ रहे हैं कि रिमूव कैसे होगा। तो रिमूव करने के लिए आप देखोगे कि प्रेसिडेंट ऑर्डर तो जारी करेगा, लेकिन इसमें एक लंबा सा प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। आपको पहले राज्यसभा से वो डिसीजन को पास करना पड़ेगा। अगर आप किसी प्रेसिडेंट को, सॉरी, किसी आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना चाहते हो, इसको हटाना चाहते हो, तो ऑफिस से हटाना चाहते हो, तो पहले राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी से वो डिसीजन पास होना चाहिए। फिर उसके बाद लोकसभा से भी स्पेशल मेजोरिटी से वो डिसीजन पास होना चाहिए, और तब जाके प्रेसिडेंट साइन करेगा, तब जाके रिमूव होगा। इतना आसान नहीं है, इसके बीच में इंक्वायरी भी होती है। ठीक है, तो याद रखना, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना इतना आसान नहीं है कि बस प्रेसिडेंट को मन किया हटा दिए। राज्यसभा या लोकसभा दोनों से स्पेशल मेजोरिटी से वो डिसीजन को पास होना पड़ेगा। एक अलग से कमेटी बनेगी, वो कमेटी इस सुप्रीम कोर्ट के जज को क्यों हटा रहे हो उस मैटर का इन्वेस्टिगेशन होगा। अब फाइनली सब कुछ जब हो जाएगा तब जाके प्रेसिडेंट साइन करेगा, तब जाके वो हटेगा। ठीक है, नेक्स्ट। In 1959, central government of India undertook the governments in Kerala under dash of the Constitution of India। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्यों अच्छा है मैं समझा रहा हूं। फर्स्ट, ये एसएससी, देखो जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सभी एसएससी सीएचएसएल पीवाईक्यू है ना। तो आपकी जो एसएससी सीएचएसएल 2021 में जो नोटिफिकेशन आके 21 और 2022 में जो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, अच्छा क्यों है, मैं समझाता हूं। फर्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन अगर पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि ये तो 1959 का कोई घटना का पूछ रहा है, हमें तो याद ही नहीं है। लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, तो ये बोल रहा है कि 1959 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने क्या किया कि केरला का गवर्नमेंट जो है उसका सारा पावर अपने हाथ में ले लिया। तो ये कैसे हुआ? तो ये 1959 में हो या फिर 2012 में हो या फिर 2023 में हो, मैटर नहीं करता, मेथड सेम है। मेथड क्या है? आर्टिकल 356। अब ये है क्या, समझाता हूं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी का बात किया जाता है। 3 तरीके की इमरजेंसी होती है, याद रखना। कितने तरह की इमरजेंसी? 3 तरीके इमरजेंसी। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, जो कि होता है आर्टिकल 352। अगर हमारे कंट्री के ऊपर में मान लो कल के डेट में वॉर स्टार्ट हो गया, किसी कंट्री से हमारा कंट्री का वॉर स्टार्ट हो गया, या फिर हमारे कंट्री के ही अंदर में बहुत सारे लोगों ने हथियार लेकर के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में विद्रोह कर दिया है ना, रिबेलियन कर दिया, वैसे केस में आर्टिकल 352 जो है वो एक्टिव हो जाएगा और इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगा, नेशनल इमरजेंसी। इसके बाद एक और इमरजेंसी होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो होता है आर्टिकल 360।
फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है? तो कल के डेट में हमारे कंट्री का पैसे को लेकर के, जो मनी को लेकर के, मान लो हम लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, पैसे की दिक्कत हो गई कंट्री के पास ही पैसा नहीं है, ठीक है, ऑल्दो ऐसा कभी हुआ नहीं है, ठीक है, ऐसा सिचुएशन आ गया तो उसको बोलेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हुआ है इंडिया में? आंसर इज नो। और तीसरा जो होता है वो है स्टेट इमरजेंसी। याद रखो, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट इमरजेंसी नाम का कोई वर्ड नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उसको स्टेट इमरजेंसी हम लोग बोलते हैं। कौन सा होता है? आर्टिकल 356। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट इमरजेंसी बोल के कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, मान लो कोई एक स्टेट की गवर्नमेंट है, जैसे यहाँ केरला का बात किया गया है, कोई भी स्टेट हो सकता है, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा, कुछ भी। तो अगर मान लो किसी स्टेट का गवर्नमेंट अगर अपने स्टेट को सही तरीके से नहीं चला पा रहा है, स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट को नहीं चला पा रहा है, स्टेट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो वैसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलेगा कि स्टेट गवर्नमेंट का सारा पावर अब हम अपने हाथ में लेते हैं, ठीक है। और उस केस में क्या होगा? प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू हो जाएगा। बेसिकली प्रेसिडेंट पावर अपने हाथ में ले लेगा। अब प्रेसिडेंट खुद तो जाएगा नहीं रूल करने के लिए, तो जनरली होता यह है कि जब कभी भी प्रेसिडेंट रूल लागू होगा, राष्ट्रपति शासन लागू होगा किसी स्टेट में, तो प्रेसिडेंट क्या करता है? गवर्नर जो है वो गवर्नर रूल करता है प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। प्रेसिडेंट तो खुद नहीं आएंगे, उनको अपने 10 काम है। तो गवर्नर जो है, या फिर प्रेसिडेंट अगर चाहता है कि कोई और पर्सन अगर करे, तो प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकता है। तो उसके हिसाब से जो है वो रूल होगा वहां पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्टेट जो है वो अपना स्टेट को सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से नहीं चला पा रहा है, ठीक है। तो ये है आपका इमरजेंसी का। नेशनल इमरजेंसी जो 352 है ना, इसके बारे में एक और बात मैं बता दूं, तो नेशनल इमरजेंसी जो है, मान लो आज के डेट में मन करता है डिक्लेयर करने का, गवर्नमेंट को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का, क्या कर सकती है? आंसर इज यस। सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, उनको लिख के देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, है ना, रिटर्न में देना पड़ेगा कि अच्छा आप इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दो, है ना। अब ये जो डिसीजन है, इसको 1 मंथ के अंदर अंदर पार्लियामेंट से पास होना पड़ेगा, याद रखना। पार्लियामेंट से, है ना, पार्लियामेंट से ये जो डिसीजन है ना इमरजेंसी का, इसको पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा से पास होना पड़ेगा। अगर ये डिसीजन लोकसभा, राज्यसभा से पास नहीं हो पाता है, तो ये इमरजेंसी फिर जो है खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। अब मान लो लोकसभा, राज्यसभा से अगर पास हो भी जाता है 1 महीने के अंदर अंदर, तो भी मैक्सिमम इमरजेंसी 6 महीने के लिए चल सकता है। और 6 महीने बाद फिर से पार्लियामेंट में क्या करना पड़ेगा? उस डिसीजन को पास करना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, in 1978 the dash to the constitution removed the right to property from the list of fundamental right। देखो, जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 31 में था, है नहीं था, लेकिन बाद में क्या किया गया, इसको ये आर्टिकल 31 से हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है, इसको आर्टिकल को हटा दिया गया। और ये जो हटाया गया उसको हटाया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब कभी कोई चीज चेंज करते हैं ना, उसमें कोई चीज सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, उसमें कोई लॉ लिखा हुआ है, कुछ रूल लिखा हुआ है, उसको चेंज करते हैं, तो उसको बोलते हैं अमेंडमेंट, है ना, संशोधन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके हुआ। तो जो 44th नंबर वाला जो अमेंडमेंट हुआ ना, उस अमेंडमेंट के थ्रू हमारा राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से। तो क्या आज के डेट में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है? आंसर इज नो। क्या जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय फंडामेंटल राइट था? आंसर इज यस। हाँ, उस समय तो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट था। आज के डेट में नहीं है। आज के डेट में इसको कॉन्स्टिट्यूशन का एक दूसरा आर्टिकल में ऐड कर दिया गया है। तो आज के डेट में जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, ये बस एक लीगल राइट है, याद रखना, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन हाँ लीगल राइट है। यहां पे एक और अमेंडमेंट है, इसको भी थोड़ा सा याद रखो, 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट जो है 1976 वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बदलाव किए गए थे। उस समय इंदिरा गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा बदलाव किए गए थे, बहुत सारा चेंजेस किए गए थे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। इसीलिए ना बहुत बार 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बहुत ज्यादा चेंज किया गया था, ठीक है। और 42nd में बहुत सारे चेंज किए गए थे। अब 44th वाला अमेंडमेंट करके ना जो चेंज किया गया था ना, उसको फिर से रिटर्न लाया गया था। बहुत सारी चीजों को रिटर्न लाया गया, बहुत सारी चीजों को रिटर्न नहीं लाया गया, ठीक है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ स्टेट लेजिस्लेचर? मैंने पहले बताया था आपका, जो 1 जो है वो स्टेट और जो यूनियन और टेरिटरी से डील करता है, 2 जो है वो सिटीजनशिप से डील करता है, पार्ट 2, ठीक है, 3 जो है वो फंडामेंटल राइट से डील करता है,
4 डील करता है डीपीएसपी से और फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है, और 5 जो है वो डील करता है किसी से, सो 4 तो डीपीएसपी हो गया, यहाँ पे ये हो गया, 5 होता है यूनियन से डील करता है, मतलब हमारे कंट्री से रिलेटेड जो भी है, और 6 जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर से डील करता है, तो आपको 6 में मिलेगा, 6 में मिलेगा, ठीक है। 7 आपको फिर यूटी से डील करता है, ठीक है। तो पार्ट याद रखना है कि कौन सा पार्ट में क्या चीज है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज राइट टू प्रॉपर्टी मेंशन्ड। तो मैंने बताया ना, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में था, लेकिन 44th अमेंडमेंट करके उसको हटा दिया गया, बाद में एक दूसरे आर्टिकल में जोड़ दिया गया, आर्टिकल 300A। देखो ए देख के पता चल रहा है ना कि ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में ऐड किया गया है, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 300 में जोड़ दिया गया है, और ये फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट, which of the following article of constitution of india state that president or the governor or raj pramukh of state shall not answerable to any court for the exercise and performance of the power and duty of his office। मान लो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर कुछ काम कर रहे हैं, अभी कोई प्रेसिडेंट है या गवर्नर है वो अपना कुछ काम कर रहा है, जब वो कुछ काम कर रहा है तो उस चीज को लेकर के कोई पर्सन कोर्ट चला गया कि देखो प्रेसिडेंट ऐसे ऐसे काम कर रहा है, हम जाके इस पे केस करेंगे, है ना, प्रेसिडेंट जो ये काम कर रहा है ये गलत है, प्रेसिडेंट को सजा दो या गवर्नर को सजा दो, पनिशमेंट करो, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे आर्टिकल 361 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट गवर्नर जो काम कर रहे हैं ना, जो भी काम कर रहे हैं उस चीज को लेकर के वो कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्यों ये किया, क्यों ये नहीं किया, क्यों ऐसा डिसीजन लिया, ऐसा नहीं हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, the article of Indian Constitution that deal with all executive power of governor is। तो बेसिकली गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल पूछे जा रहे हैं ना, तो गवर्नर का जो पावर जो भी है वो आर्टिकल 154 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आर्टिकल 154 में, ठीक है। तो देखो आर्टिकल बार बार पूछे जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में, है ना, तो एसएससी सीएचएसएल या फिर इवन आप किसी भी एसएससी एग्जाम में देखोगे आर्टिकल तो पूछते ही पूछते हैं, ठीक है, तो इसको तो मिस करना ही नहीं है। नेक्स्ट, which article of Indian Constitution state that Supreme Court to be कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है, ये लिखा गया आर्टिकल 129 में। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है समझते हैं। देखो आज के डेट में मान लो सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है, अब वो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन लिया, कुछ डिसीजन दिया है ना, कुछ रूल किया कि हाँ ऐसे ऐसे होगा। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया ना, ये अपने आप में एक जो है एक स्टैंडर्ड बन गया है। कल के डेट में ठीक है, कल के डेट में मान लो किसी दूसरे कोर्ट में, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, है ना, जो जिला वाली जो कोर्ट होती है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो वहां पे कोई एडवोकेट वकील जो है ना, वो ये बोल सकता है कि देखो सुप्रीम कोर्ट में जब ऐसा ऐसा मैटर हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन लिया था, तो ये वाला केस भी ऐसा ही है ना, तो हम लोग ये डिसीजन ले सकते हैं। मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन लिया जा रहा है ना उसको एज अ रिकॉर्ड रखा जाता है, और फिर उसको यूज किया जा सकता है हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या दूसरे कोर्ट में, है ना, एज अ रिकॉर्ड। तो ये यहां से ये है, ठीक है। तो आर्टिकल 129 126 में देखोगे तो चीफ जस्टिस को कैसे अपॉइंट करना है नहीं करना है, इसका मैटर यहां पे है, आर्टिकल 126 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का 126 में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा जो याद रखना, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है वो भी आपका सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से मैटर से रिलेट करता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया, लेकिन आप एकदम फेसबुक पे या फिर कहीं पे कोई वेबसाइट पे जाकर के आप क्या करते हो, आप कुछ आप कुछ जो है कमेंट करते हो, आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन के अगेंस्ट में लगातार अगेंस्ट में कुछ कुछ बोल रहे हो, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, ये किया, वो किया, आप बोल रहे हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट का मान हानि कर रहे हो, है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो। तो वो भी ये जो सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ना, वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। अब वहां पे भी आर्टिकल 129 आता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है वो अलाउड है, ठीक है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अलाउड है, मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट का काम करने के तरीके में कुछ सुधार की आप बात करते हो, तो क्या वहां पे आप मानहानि कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट का? नहीं, वहां मानहानि नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उसका सिर्फ बुराई किए जा रहे हो, तो वो फिर मानहानि जैसा है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव से का जो भी मैटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा आर्टिकल में मिलेगा, तो 52 से 78 जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, आर्टिकल 1 से लेकर के कंप्लीट जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उन सब का मैं एक सीरीज लेके आऊंगा, सबका एक सीरीज लेके आऊंगा आपके एसएससी एग्जाम के लिए, है ना। सिर्फ एसएससी नहीं, इवन अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या रेलवे एग्जाम दे रहे हो या कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, पॉलिटिव अगर वहां पे है तो वहां पे आपका काम आएगा, वो मैं एक लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट,
by which amendment of the Constitution of India were the term socialist and secular added in the preamble? प्रियम्बल मतलब क्या? प्रस्तावना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में आपको जो है, आपको एक पेज मिलेगा। बहुत सारे आप गवर्नमेंट बुक खरीदोगे ना, या फिर बहुत सारे बुक्स वगैरह खरीदोगे ना, वहां पे भी आपको ऐसा मिलेगा, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया ऐसे करके लाइन लिखा हुआ मिलेगा। वो क्या है? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। क्या है? प्रियम्बल या फिर प्रस्तावना है। तो हमारे प्रियम्बल में ये सोशलिस्ट वर्ड एंड सेक्युलर वर्ड जो है ये जोड़ा गया है। कौन से अमेंडमेंट से? तो 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था। इंदिरा गांधी थी ना, तो इंदिरा गांधी के टाइम में हम लोग देखेंगे कि ये 1976 में जो 42nd, जो 42वां संशोधन हुआ था हमारे संविधान का, उसके थ्रू जो है ये वर्ड जो है ये जोड़े गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। Which amendment of the Constitution of India incorporated Goa, Daman, Diu as the 8th Union Territory of India by amending first schedule of the Constitution? तो इंडिया के पहले शेड्यूल को बेसिकली देखो, कल के गोवा आपको पता है ना कि इंडिया का इंडिपेंडेंस होने के बाद भी काफी लंबे टाइम तक गोवा इंडिया का पार्ट नहीं बना, है ना। गोवा जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं बना था। काफी 1947 में गोवा इंडिया का पार्ट नहीं बना था, है ना। वो जाके 1960s में जाकर के जो है वो बनेगा। ठीक है, तो बाद में जब ये सब हमारे कंट्री का पार्ट बना, तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है चेंजेस किए गए थे, अमेंडमेंट किए गए थे। तो 12th अमेंडमेंट करके जो है इनको ऐड किया गया था, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following article of Constitution of India is related to oath or affirmation by president? तो देखो, जब कोई प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत जाता है, प्रेसिडेंट बनता है, राष्ट्रपति बनता है, तो उसको लेना होता है शपथ, तो वो शपथ लेगा, है ना। तो ये सारा सिस्टम कहीं पे तो लिखा होगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे आर्टिकल 60 में जो है ये सब चीजें जो है ये लिखी गई है कि प्रेसिडेंट जो है वो शपथ लेगा। ठीक है, तो वही लिखा है। अब प्रेसिडेंट के बारे में मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया, ठीक है, वो सब याद रखना है आपको। प्रेसिडेंट काफी लोगों को अपॉइंट करता है, आपको पता होगा। जैसे आपको पता होगा जो अटॉर्नी जनरल है उसको अपॉइंट करता है। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके मेंबर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। आप प्रेसिडेंट जो है वो जो यूपीएससी के चेयरमैन है उसके मेंबर को अपॉइंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो पीएम और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनको शपथ दिलवाता है। तो ये सब याद रखना है। ठीक है, ये सब पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। According to the fundamental right provided by Constitution of India, the state is bound to provide free and compulsory education to all children from the age of। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में ना एक बात लिखी गई है। क्या लिखा गया है कि जो लोग हैं ना उनको अपने बच्चे को क्या करना पड़ेगा ना, एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, कंपलसरी है। और खास करके वो बेसिकली कौन कौन बच्चे? वो बच्चे जिनका एज 6 से 14 ईयर है। तो 6 से 14 ईयर के जो बच्चे जो है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना कंपलसरी है। ये उनका फंडामेंटल राइट है। अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो उसका फंडामेंटल राइट यानी कि उसका वायलेट हो रहा है। ठीक है, तो ये आप ईयर जो है वो याद रखो। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमारा है ना एक सर्व शिक्षा अभियान चलता है हमारा, जो कि बेसिकली लिटरेसी रेट, साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए काम चलता है ना। कौन सा? सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट। Which of the following article of Constitution of India details prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex और place of birth? आप किसी भी पर्सन से उसके रेस के या फिर रिलीजन के तौर पे या कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के तौर पे आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते हो। मान लो फॉर एग्जांपल आपके दुकान में कोई पर्सन आप आ रहा है, या फिर मान लो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो, बैंक में जा रहे हो, एक बैंक में जा रहे हो। बैंक में गए आप जो है आप अपना खाता खुलवाने के लिए, है ना, बैंक का अकाउंट ओपन करने के लिए। लेकिन वहां पे आपको क्या, बैंक में जैसे गए तो वो बैंक वाला क्या बोल रहा है? मान लो बोल रहा है कि हाँ आप ना ये एक XYZ रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप एक XYZ नाम का कोई रिलीजन है उससे बिलोंग करते हो, तो इसीलिए हम आपका बैंक अकाउंट नहीं खोलेंगे। बस यही कारण है। तो अगर ऐसा हो रहा है मतलब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। या फिर आपको बोल दिया कि आप ये स्टेट से बिलोंग करते हो इसीलिए हम आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे, जाओ आप अपने स्टेट में जाके खोलो, ऐसा बोल रहा है, मतलब आपसे वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो ये जो है बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये आपका फंडामेंटल राइट जो है ना, जो मौलिक अधिकार जो है उसका वायलेशन हो रहा है। तो ये हम कहां लिखा है? तो आर्टिकल 15 में लिखा है, याद रखना है, आर्टिकल 15 में लिखा है। ठीक है, तो याद रखना। आर्टिकल 27 भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हो कि मान लो कल के डेट में गवर्नमेंट क्या करती है ना, गवर्नमेंट को बनाना है, गवर्नमेंट किसी रिलीजन का कुछ बना रही है, गवर्नमेंट कोई रिलीजन से रिलेटेड कोई प्रोग्राम कर रही है। गवर्नमेंट मान लो गवर्नमेंट कोई एक एक्स नाम का रिलीजन है और इस रिलीजन से जुड़ा हुआ कुछ प्रोग्राम कर रही है, पैसे चाहिए प्रोग्राम के लिए।
तो गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी कंट्री में लोग रहते हैं ना, सबके ऊपर टैक्स लगा देती है कि चलो सबको टैक्स दो, है ना, ये टैक्स का पैसा से हम लोग ये जो एक्स नाम का रिलीजन है इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम जो है वो करेंगे, है ना, उस धर्म का प्रोग्राम करेंगे। तो गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती है। आप रिलीजन धार्मिक कार्यों के लिए आप जो है टैक्स नहीं लगाओगे। आर्टिकल 27 में है वो चीज, ठीक है, आर्टिकल 27 में है वो चीज। नेक्स्ट, which of the following provision and the constitution of different country from which one have been adopted in the constitution of India have been incorrectly paired। मतलब बेसिकली जैसे मैंने बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें अलग अलग कंट्रीज से हम लोगों ने देख के सीख के लिया है, तो बताओ इनमें से कौन सा गलत तरीके से मैच है। आइडिया ऑफ रूल, तो यहां देख लेते हैं आंसर, बेसिकली हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी। ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आंसर इज नो, नहीं, ये हमने लिया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रांस के संविधान से। जो डीपीएसपी जो है ये हमने आयरलैंड, आयरलैंड नाम का जो कंट्री है उसका कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलेंगे, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां से हमने ये लिया है, ये सही है। फंडामेंटल राइट का कहानी हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ जो है हमने ब्रिटिश अंग्रेजों से लिया है, ठीक है, तो ये लिया है। और ये वाला जो है वो कनाडा से नहीं लिया है। अच्छा, कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन सा सिस्टम लिया है, आपको अगर पता है तो बताओ मुझे कमेंट करके, ठीक है, पता है तो बताओ मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर। गवर्नर बनने का अगर मन करे तो आपकी एज जो है वो होनी चाहिए कितनी, 35, 35, है ना। अपॉइंट कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, याद रखना। Which article of Constitution of India affirms the right to move to Supreme Court by appropriate proceeding for the enforcement of right conferred in Part 3 of Constitution। तो पार्ट 3 में कुछ हमारे राइट्स दिए गए, याद रखो पार्ट 3 में कौन से राइट दिए गए हैं, तो फंडामेंटल राइट। आर्टिकल कितना, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35, 35, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है जो कि पार्ट 3 में है। अब ये फंडामेंटल राइट आपका अगर वायलेट होता है तो आप क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, कि आप हाई कोर्ट में जाओगे, आप बोलोगे कि देखो मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, नहीं। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, आपके मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाओगे आप। तो ये सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्टली जाओगे तो ये कहीं पे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना चाहिए ना कि आपके पास पावर है सुप्रीम कोर्ट जाने का, तो ये लिखा है आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 में ये लिखा है कि कल के डेट में अगर आपका फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाओगे और ये पावर मिलता है आर्टिकल 32 के अंदर, ठीक है। और हमने देखा था ना कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है, याद है ना, रिट, है ना, तो वो रिट सुप्रीम कोर्ट ना आर्टिकल 32 के अंदर में ही इशू करता है। तो अगर ये पूछा जाए आपसे कि सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने का पावर कहां से मिल रहा है, तो आर्टिकल 32 से मिलता है, ठीक है। आर्टिकल को अनुच्छेद बोलते हैं ना। नेक्स्ट, which present day Indian state came into existence as a Mysore state in 1953। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार मार्क करके रख लो, स्टार मार्क कर लो। रीजन क्या है, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम जो हुआ, जो 21 में नोटिफिकेशन आके 21-22 में एग्जाम जो हुआ, उसमें ये सवाल पूछा गया था। सवाल ही गलत है, क्योंकि देखो मैंने इसको चेंज क्यों नहीं किया, ये आपके एसएससी सीएचएसएल पीवाईक्यू है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए ये किया क्योंकि देखो एसएससी सीएचएसएल का कुछ क्वेश्चन आपका रॉन्ग भी आ सकता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि देखो मैसूर स्टेट, इंडिया का कौन सा स्टेट जो कि मैसूर स्टेट से 1953 में स्टेट, 1953 में कौन सा स्टेट बना था, 1953 में बना था आंध्र प्रदेश, 1953 में बना था आंध्र प्रदेश। लेकिन आंध्र प्रदेश मैसूर वाला एरिया से थोड़ी बना था, मैसूर वाला एरिया से तो कर्नाटक बना था। तो अगर आप मैसूर को सही मान के चलो तो कर्नाटक आंसर होना चाहिए, और अगर आप डेट को सही मानो तो आंध्र प्रदेश आंसर होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे आंसर रॉन्ग है। तो यहाँ पे मैसूर, यहाँ पे डेट को काट दो, बेटर है। डेट अगर काट देते हो, बस मैसूर स्टेट यहीं तक क्वेश्चन अगर लिखा है, तब आप कर्नाटक को टिक मार सकते हो, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर डेट काटते हो तब जाके कर्नाटक का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ राइट है, जैसे मैंने बताया सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ जो भी आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो आपको मिलेगा आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक, आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक। कहां, पार्ट 2 में, पार्ट 2 में। तो ये तो 12 है, ये तो ऑलरेडी गलत है ये, क्योंकि आर्टिकल 12 जो है वो तो फंडामेंटल राइट से बिलोंग करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, आर्टिकल 10 हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लो, द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैं आपको एक चीज समझाता हूं। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी कितना है, तो आंसर इज 11। लेकिन अब दो चार फैक्ट मैं आपको बताऊं। पहला बात, तो फंडामेंटल ड्यूटी कौन से आर्टिकल में है, तो आपको मिलेगा आर्टिकल 51A। 51A कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो पार्ट 4, याद रखो आर्टिकल 51A पार्ट 4 में है। फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मौजूद नहीं था। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था, हमने बाद में ऐड किया, बाद में ऐड किया। फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करने का हमें एक आइडिया जो हम लोग बोलते हैं कि रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से भी मिला। तो आप बोल सकते हो कि फंडामेंटल ड्यूटी का आइडिया हमें रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। और क्या ऐड करेंगे, जब फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया शुरू शुरू में, तो टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। टोटल 10, 11 नहीं था, 10 था स्टार्टिंग में। बाद में हम लोग देखेंगे 11 नंबर वाला फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया, वो बच्चों के 6 से 14 साल के एजुकेशन वाला जो है ना, वो वाला फंडामेंटल ड्यूटी बाद में ऐड किया गया था। तो स्टार्टिंग में फंडामेंटल ड्यूटी था ही नहीं, बाद में फंडामेंटल ड्यूटी 10 ऐड किए गए, और फिर बाद में एक और ऐड करके, तो अभी फिलहाल 11 है, ठीक है, फिलहाल अभी 11 है फंडामेंटल ड्यूटीज। और फंडामेंटल ड्यूटी अगर वायलेशन होता है तो क्या आपको जेल भेजेंगे, ठीक है, आंसर इज नो। फंडामेंटल ड्यूटी एक तरह का मोरल ड्यूटी आप तरीके का है ना, तो वहां पे ऐसा नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। क्राइम अगर करते हो, ठीक है, क्राइम अगर होता है, कन्विक्शन ऑफेंस अगर कोई करता है, क्राइम अगर करता है, तो उससे रिलेटेड आपको जो भी राइट है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है वो आपको फंडामेंटल राइट वाले पार्ट में ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। मतलब क्या है, आपने क्राइम किया ही नहीं लेकिन आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है। इस चीज से बचाने के लिए, इस चीज से बचाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो है, आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 20 मिलेगा, ठीक है। याद रखना आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 बहुत ही स्पेशली 21 की अगर मैं बात करूं ना, तो बहुत डिटेल में है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंदर में जो फंडामेंटल राइट है ना, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ वगैरह जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सब जो राइट है ना, इसके अंदर बहुत सारे और राइट आपको मिल जाएगा, बहुत सा लंबा सा लिस्ट है, ठीक है। तो मैं कभी देखो टाइम अगर मिलता है या फिर अगर आपको चाहिए तो बताना, आर्टिकल 21 के अंदर कौन कौन से राइट है, वो लंबा सा लिस्ट जो है मैं आपको डिस्कस करके मैं बताऊंगा। इवन ये इतना इंपॉर्टेंट राइट है कि जब इमरजेंसी डिक्लेयर होता है तो बाकी फंडामेंटल राइट तो खत्म हो जाते हैं। जब इमरजेंसी डिक्लेयर होता है तो फंडामेंटल, बाकी जो फंडामेंटल राइट है ना वो अप्लाई नहीं होता है, वो उस समय के लिए बंद हो जाता है। लेकिन जो 2021 वाला जो है ये इमरजेंसी के टाइम भी लागू रहता है, याद रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज नॉट फॉर्म्ड इन द ईयर 2000। 2000 में मैंने बताया ना, बिहार से अलग होकर झारखंड बना, है ना, यूपी से अलग होके आपको उत्तराखंड बना, और एमपी से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना। तो ये सब तो 2000 ईयर 2000 में हुआ था। तो कौन सा इसमें नहीं होगा, तेलंगाना। तेलंगाना 2014 में बना था, 2014 में बना था तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट, विच मॉडर्न डे इंडियन स्टेट वाज क्रिएटेड एज ऑन 1 अप्रैल 1937 एज अ यूनाइटेड प्रोविंस बाय ब्रिटिशर्स। तो यूनाइटेड प्रोविंस, देखो अभी तो हम लोग बोलते हैं यूपी, लेकिन यूपी को पहले अंग्रेजों के टाइम में बोला जाता था यूनाइटेड प्रोविंस, तो 1937 का है ये, ठीक है, 19 यूनाइटेड प्रोविंस। एमपी को बोलते थे सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है। अरुणाचल वाला जो एरिया था वो था नेफा, नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। तो ये सब नाम याद रखना, अरुणाचल वाला। नेक्स्ट, हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स कम फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम। अब ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वही मैं बोलूंगा कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, या फिर 24 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, या कोई भी एसएससी दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो कौन से राज्यसभा में कितनी सीट है, कौन सा स्टेट से कितना सीट आता है, वो आपको याद रखना है। तो आसाम से 7 सीट आती है, ठीक है, बस नंबर याद रखना और कुछ नहीं। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी एलिजिबल वोटर फॉर अ लोकसभा इलेक्शन। अगर आपको लोकसभा में वोटिंग करना है तो आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो मिनिमम एज आपको, ये अब मेरे ख्याल से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 18 साल की एज होना चाहिए। 18 साल के बाद में आप जो है वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप वोट दे सकते हो, ठीक है। 2024 में जो है इलेक्शन होने वाली है, पता है ना। अच्छा, आप लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हो, आप में से किनका किनका एज 2024 तक जो है वो वोटिंग का हो जाएगा, बताओ तो कमेंट करके। 24 में कौन कौन वोट देने वाले हो, ठीक है, जिनका एज जो है वो होने वाला है, ठीक है, 2024 में, वो आप मुझे बताओ कमेंट करके।
ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही करते हैं, ठीक है, क्योंकि और भी है, ये खत्म नहीं हुआ है। CCHSL PYQ जो पॉलिटी वाली जो है, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। एक पार्ट में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं और दूसरे पार्ट्स लेके आऊंगा। कोई भी डाउट क्वारी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर बिल्कुल करो। थैंक यू।